आइए आज क्यूब बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि क्यूब का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आइडेंटिकल रजिस्टर से बना हुआ एक फ्रेम जिसकी 12 एजेस हैं और उन एजेस पे इक्वल रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उन एजेस की इक्वल रेजिस्टेंस है। तो ऐसे क्यूब के केसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कैसे करें, इसमें किरचॉफ कैसे लगाएं, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें और डिस्ट्रीब्यूशन करके लूप कैसे लगाएं। हालांकि होता बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको इसमें क्लियर करूँ। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक क्यूब को उसके डायगोनल के क्रॉस अगर टर्मिनल्स लगे हुए हैं बैटरी के प्लस और माइनस तो कैसा होगा, या फिर किसी एक साइड किसी एज के थ्रू अगर लगे हुआ है, इनकमिंग और आउटगोइंग एक ही साइड से हो रही है और पूरे क्यूब से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा तो क्या करेंगे। तो इन दोनों केसेस के ऊपर डिस्कशन होगी, बड़े आराम से और कंसंट्रेशन से आपको देखना है। फर्स्ट केस में मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा, जो डायगोनल का है क्योंकि उसमें एक सिमेट्रिकल एनालिसिस भी होती है, तो उससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है वो, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। होप कि आप इन्जॉय करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ आपको थोड़ा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। आइए जरा सिचुएशन को समझते हैं। ये एक क्यूब है जिसमें हर एक इसकी जो साइड है वो उसका रेजिस्टेंस R है और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है दोनों डायगोनल्स के क्रॉस, और करंट यहाँ से आई और यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो सबका रेजिस्टेंस R है। तो इसमें 2 तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। जो पहली बात आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ये बताओ कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। और जो दूसरा इसमें आपसे पूछा जाता है कि कई बार दे दिया जाता है कि ये बाहर एक्सटर्नल कुछ किसी वोल्ट से, पर्टिकुलर वोल्ट से कनेक्टेड है, जैसे 20 वोल्ट से कनेक्टेड है। आपको बताना है कि इसमें टोटल कितना करंट पास करेगा इस पूरे लूप के अंदर। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी और उसकी EMF E है, और उस EMF E से हो सकता है उसकी E की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी हो, 20 वोल्ट या 10 वोल्ट दे रखी हो, और आपसे पूछा जाए कि आप इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I की वैल्यू बताइए नेट करंट की। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, या फिर इस पूरे कन्फिगरेशन का नेट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे। तो अप्रोच कितने तरीके के आप लगा सकते हैं, पहला मैं आपको ज़रा समझाऊं कि एक बात तो जंक्शन लॉ से आप जानते हैं कि जो करंट यहाँ से आएगी उसे 3 पार्ट में स्प्लिट करना होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीनों पार्ट्स में, क्योंकि 3 रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से 3 रास्तों से एंट्री मिल रही है इसको। यानी जितना करंट यहाँ से जाएगा एग्जैक्ट उतना ही करंट यहाँ से वापस आएगा और फिर यहाँ से पास कर जाएगा। तो इस पूरे लूप में जितनी करंट एंटर करेगी लूप से उतनी करंट बाहर आएगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें इस पर्टिकुलर केस में एक खास सीन है। सीन ये है कि अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर करंट यहाँ से पास करती है तो उसके बाद एंड तक पहुँचने के लिए उसको 2 रेजिस्टेंस से क्रॉस करना पड़ता है, मिनिमम 1 2। ऐसा ही अगर आप यहाँ जाएँ 1 इस वाले से, तो इसमें भी 2 रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस 1 और 2, यानी कि सिमिलर हुआ। बिल्कुल जैसा फर्स्ट केस बन रहा वैसा ही सेकंड केस बन रहा। अगर इधर से ना जाके इधर से भी जाता तो 1 और 2 एंड तक पहुंच गया। ऐसे ही थर्ड लाइन में देखिए, इस लाइन से आने के बाद इस पॉइंट के बाद 2 रास्ते हैं, 1 2 1 2, और इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं। तो कॉमन सेंस है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल हो रहा है, यानी सारे टर्मिनल्स में फर्स्ट लाइन में जितनी करंट जाएगी तीनों में इक्वल जाएगी, क्योंकि तीनों के बाद इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं। फिर से उनके बाद जो सेकेंड लाइन है, इस सेकेंड लाइन के बाद एक, इस सेकेंड लाइन के बाद एक, तो हर एक सेकेंड लाइन के बाद इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। तो कहने का मतलब आइडेंटिकल करंट आएगा, आइडेंटिकल। टोटल अगर हम साइड्स देखें तो 1 2 3, और हर साइड से 2 टर्मिनल्स कनेक्टेड है, 1 2 1 2 और 1 2, तो 2 to 4 to 6, यानी 3 से 6 कनेक्टेड है, और ये 2 जा करके मिल रही है तो 1 2 और 3, लास्ट में इनके 3 कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसा सा ओरिएंटेशन है। मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ताकि आपको इसको स्ट्रक्चर देके थोड़ी सी मदद मिले। अब मैंने कहा कि इक्वल वैल्यू में इक्वल करंट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक तो सिंपल मेथड ये है
कि मैं ये मान लूँ कि इसमें से आई करंट जा रहा है, मैंने कहा इक्वल जाएगा। क्यों इक्वल जाएगा? क्योंकि इसके पहले भी इक्वल जितना रेजिस्टेंस है, बाद में भी उतना ही रेजिस्टेंस है, यानी कि सिमेट्रिकल लाइन बन रही है। ये तीनों लाइन सिमेट्रिकल लाइन हो गई, एक बराबर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है मानने का आपके पास, कि आप एक काम ये करिए कि इससे मान लीजिए यहाँ से आई गई, तो फिर यहाँ से I/2, फिर यहाँ से आई मिक्स होकर के चली गई। तो थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए इसमें से करंट गया I, इसमें से करंट गया I, और इसमें से भी करंट गया I। तो जब ये I जाएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, 1 और 2, और दोनों इक्वल वैल्यूज़ के हैं। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो जाएगी I/2, और यहाँ से भी जो करंट जाएगी वो जाएगी I/2। फिर से जब यहाँ आया, अब ये करंट जो I यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से भी I/2 और यहाँ से भी I/2। फिर से समझिए, यहाँ से जो करंट गई वो भी I/2 यहाँ से, और ऊपर की तरफ जो चली गई वो भी I/2। स्प्लिट हो रही है, करंट यहाँ से आई, ऊपर चली गई I/2। अब देखिए यहाँ से I/2, यहाँ से I/2 मिक्स होकर के यहाँ आई, फाइनली आई, यहाँ से I/2 आ रही, यहाँ से I/2 आ रही, तो यहाँ मिक्स होकर के हुई आई, और फिर यहाँ से I/2 इस पोजीशन पे, और यहाँ से I/2, ये दोनों यहाँ मिक्स हुई I/2, और फाइनली यहाँ से आई गई I करंट। तो I, और यहाँ से ट्रिपल I बाहर गई, और यहाँ से ट्रिपल I अंदर आई। सिमेट्रिकल होने की वजह से, इक्वल रेजिस्टेंस होने की वजह से इक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला गया। तो आपको आई होप कि ये सारा सीन समझ आया कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब आप कोई सा भी एक लूप लगा लीजिए, और उस लूप से बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं भी फ़िलहाल इसको EMF E मानता हूँ, 20 वोल्ट का एग्जाम्पल अपन बाद में ले लेंगे, E मान लेता हूँ। तो किरचॉफ का रूल ज़रा लगाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बाहर आउटर लूप को एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। मान लिया कि मैं इसको लिख दूँ कि फ्रॉम लूप, अब लूप कौन सा है, यहाँ से A जा रहा है ADHG, और घूमता हुआ E के थ्रू आया, E एट वापस A। इसको मैंने मान लिया, E तो मैंने कहीं और मान रखा है, इसको मैं M मान लेता हूँ, MA। तो इस पूरे टर्मिनल से घूमता हुआ, या M आप इसको मान लीजिए, तो अपने आप ऐसे घूम के आ रहे हैं। आप किरचॉफ आप लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक्स में आप समझ गए हैं। मैं फटाफट चलाता हूँ। मैंने मान लिया कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ या क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी, मैं यहाँ को क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। तो ये E गेन हो जाएगा, यानी E प्लस में यहाँ से आऊँगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो I इंटू, मान लिया इसकी रेजिस्टेंस हो गई R, या इसको स्मॉल r मान लेते हैं, हर किसी को, हर लाइन के रेजिस्टेंस को स्मॉल r मान लेते हैं, तो I इंटू R। फिर मैं यहाँ आया, इस वाले में आऊँगा तो माइनस करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, I/2 इंटू R यहाँ से हो जाएगा, I/2 इंटू R इसका ड्रॉप। फिर मैं यहाँ आया तो I इंटू R माइनस I इंटू R, और फिर यहाँ आके ज़ीरो, लूप बन गया, तो इसको लिख सकते हैं ज़ीरो। सो आई होप आपको ये वाली लाइन समझ आई। -IR माइनस IR तो हो जाएगा E माइनस 2IR, और ये हो जाएगा -IR/2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन आपको समझ आ गई आई होप। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 का इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2E माइनस 2 जा 4IR, और -IR डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा। सो 4IR माइनस IR, तो ये हो जाएगा 2E माइनस 5IR इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आप समझ गए कि इस 2E को अपन इक्विवेलेंट ले सकते हैं, यानी कि आप इसको ले सकते हैं 2E इज इक्वल्स टू 5IR। यानी कि अगर आपसे EMF की वैल्यू पूछी जाए कि EMF की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 5/2I स्मॉल r। ये वैल्यू आ गई EMF की हमारे पास, ठीक है। EMF की जो वैल्यू आई वो आ गई 5/2πr। सो आप इसे देख सकते हैं कि मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इससे, फिर -IR, और होल 2 की पावर डिवाइड में आया जो 0 से आके मल्टीप्लाई में हुआ, और ये सिंप्लीफाई होता चला गया, -4IR -IR -5IR हो गया। सो फाइनली अपने को EMF की जो वैल्यू मिली वो मिली 5/2IR। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिलीट करके फाइनली इसको रख लेता हूँ
कि मेरे को ई का क्या रिलेशन आया, यहीं से निकल जाएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी लूप से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि ई की वैल्यू कैसे आई। अब आप देखिए, सो फाइनली आपको मिला E इज इक्वल टू 5/2IR बार बार वाले लूप को सॉल्व करने के बाद। अब आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल, क्योंकि अपने को ओम्स लॉ पता है, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी E इज इक्वल टू I इंटू आर। अगर आपसे I पूछा जाए या इवन आपसे R पूछा जाए कि फ्रॉम ओम्स लॉ अपन जानते हैं कि ओम्स लॉ से कि E इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। मैं अगर पूरे सर्किट की बात करूं तो आई नेट इंटू आर नेट, सो आर नेट विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन आई नेट। अब आप देखिए, सोच के देखिए, यहाँ से ई की वैल्यू क्या निकली है, 5/2 इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई आई नेट कितनी है, टोटल आई कितनी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ से, आई, यानी इस लाइन से मेरे को 3i मिल रही है। टोटल जो i ट्रांसफ़र हो रही है वो 3i ट्रांसफ़र हो रही है, तो मैं यहाँ कर दूँगा 3 टाइम्स ऑफ i। तो i से i सिंप्लीफाई हुआ, इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आर नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 ऑफ स्मॉल आर, यानी ये आ गया आर नेट का फार्मूला। सो आई होप कि आपको ये फार्मूला आया 5/6 ऑफ आर। आई होप कि आपको ये क्लियरिटी आई कि E अपॉन आई नेट 5/2 यानी 5/6 ऑफ आर। तो आपने देखा कि इस ओवरऑल क्वेश्चन में हमने कोई ख़ास अप्रोच नहीं ली, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना था एक बार, और करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद हमारे को ये आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ से जा रही है। हमने सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल किया और हमारे पास करंट आ गया। तो एक सिंपल अप्रोच था इसको सॉल्व करने का। अब मैं आपको इसी को एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ज़रा उसको भी आप देखिए। सो फाइनली दूसरे तरीके पे आते हैं। इस तरीके के लिए थोड़ा सा आपको इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको सर्किट सिंप्लीफिकेशन मैंने कई बार बताई हुई है कि जो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं, या तो किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हों, या वो पॉइंट जिनके बाद में और पहले इक्वल रेजिस्टेंसेज हों, वो सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। तो आप इक्विपोटेंशियल को एक बराबर मानोगे, पहली बात। और दूसरी बात, आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त, सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करते वक्त उन तीनों को एक ही जगह लिख सकते हो, एक ही पॉइंट मान लो, और वहाँ से अगर एक से दो निकल रहे, दूसरे से दो निकल रहे, तीसरे से दो निकल रहे, तो तीनों को मिला दो और एक ही जगह से 6 निकाल दो। ऐसे बड़ा शानदार तरीका होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लिया यहाँ से करंट आ रही है और 3 अलग अलग रजिस्टर से क्रॉस करी, 1, 2 और 3। ये रजिस्टर नंबर 1 हो गया, यहाँ रजिस्टर नंबर 2 आया और यहाँ रजिस्टर नंबर 3 आया। 1, 2 और 3 मैं इसको मान लेता हूँ, इन तीनों लाइन्स को। तो इस पॉइंट से आया, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ रीड्रॉ कर सकता हूँ, और मैंने मान लिया कि ये 3 रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3, ये 2 और ये 3 रजिस्टर्स आए। तो अब आप ज़रा आगे देखिए यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए। इसके बाद 1, 2, इस पॉइंट के बाद भी 1 और 2, इस पॉइंट के बाद भी 1 और 2, चाहे किसी भी लाइन से जाइए, ऊपर वाले से या नीचे से। यानी इसके पहले R रेजिस्टेंस, इसके बाद में R2R रेजिस्टेंस, R2R रेजिस्टेंस एंड तक पहुंचने के लिए। चाहे यहाँ से भी देखिए तो RR2R, यहाँ से भी देखिए तो RR2R, किसी भी इस पॉइंट के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। पहले भी RR है, बाद में 2R है, यानी कि B, E और D पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहा जाएगा। अगर मैं चाहूँ ये वाला B पे जा रहा है, ये वाला E पे और ये वाला D पे, तो मैं मान लूँ कि B, E और D एक ही जगह कहीं है। कोई एक पॉइंट है जिसको अपन चाहें तो B भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। यानी अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये भी यहीं आ रहा है, तो ये भी यहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इन तीनों पॉइंट्स को इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मान लिए। तो जब मैं इन तीनों को इक्विपोटेंशियल मानूंगा तो फिर मैंने इसको एक ही पॉइंट मान लिया और तीनों के नोमेनक्लेचर में B/C/D यही लिख दिया। ये आ गई बात। अब आपको थोड़ा सा और समझना है इसमें। अब आप आइए, आप देखिए D से 2 निकल रहे, B से 2 निकल रहे हैं और इससे 2 निकल रहे हैं, टोटल 6 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। अगर आपने इसको यही माना है तो आपको यहाँ से 6 रेजिस्टर्स निकालने पड़ेंगे, और 6 रेजिस्टर्स मैंने मान लिया यहाँ से निकाल दिया। मैंने इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, मैं कहीं और लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 रेजिस्टर्स निकाल दिए। अब जो मैंने 6 रेजिस्टर्स निकाले हैं, अब आप देखेंगे
तो ये और ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। क्यों? क्योंकि इनसे पहले 2r और इनके बाद में r, इससे पहले, इसके बाद r और इसके पहले 2r, r r 2r, यहाँ से r r 2r और बाद में r। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो गए। अगर ये तीनों इक्विपोटेंशियल होंगे तो इनको हम एक ही जगह ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने आप सबसे कहा कि एफ सी और एच अगर इक्विपोटेंशियल है तो इसको हम एक ही जगह किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये एफ सी एच है, एक सिंगल पॉइंट पे मान लिया। और ये 6 के 6 रजिस्टर्स, ये 2 यहाँ जाके मिले, 2 यहाँ, अगर मैंने इन तीनों को एक ही मान लिया तो 2 2 4 और 2, यानी ऑल टू ऑल 6 की मीटिंग मुझे यही माननी पड़ेगी इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर। और इस पॉइंट का नाम क्या रखूँगा? एफ सी एच। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो एफ सी एच, ये लिख सकते हैं। और फाइनली आप देख रहे हैं कि एफ से 1, सी से 1 और एस से 1 जाकर के एंड पॉइंट से मिल रहा है, यानी कि यहाँ मिल रहा है 1 2 और यहाँ 3 और तीनों जाके एंड पॉइंट से मिल गए। ये इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हुआ। अब आप सोचिए ये कितना आसान हो गया। 3 पहले, 1 2 3, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 3। आइडेंटिकल रजिस्टर्स का फार्मूला याद करिए, आर आर आर, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का हो जाएगा r/3 आइडेंटिकल वाले फार्मूले से। प्लस ये 6 सेट है, हर एक का रेजिस्टेंस r है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा r/6 पैरेलल में आइडेंटिकल का। प्लस ये 3 रजिस्टर्स हैं, हर एक का r है, तो r/3, ये r नेट की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? r/3 और r/6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6 ऑफ r। यानी कि ये क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल से आपने देखा कितनी आसानी से अपने को 5/6/r इसका आंसर आ गया। तो एक तो तरीका था कि किरचॉफ लगा लिया बार बार से, दूसरा था कि इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट सोच लिया। पर एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक सिर्फ तभी लग सकता है जब डायगोनल के क्रॉस वाला केस हो, क्योंकि डायगोनल के क्रॉस होगा तभी यहाँ से सिमेट्री बनेगी, एक के बाद 2, एक के बाद। अगर सोचिए यहाँ से और यहाँ से पूछ लेता तो ये केस नहीं लगा सकते थे आप, तो फिर आप किरचॉफ से ही सॉल्व करते। लेकिन यहाँ आप ये कर सकते हो क्योंकि आप समझ गए यहाँ प्रोपोर्शन बिल्कुल वही चल रहा है, एक के बाद 2, फिर एक के बाद 2, फिर एक के बाद 2, हर एक टर्मिनल फिर 2 जाके मिल रही है, फिर उसके बाद 3। तो ऐसे केसेस के लिए ये आपका सेकंड अप्रोच है जिसको मैंने इक्विपोटेंशियल की हेल्प से कराया। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक भी अच्छे से समझ आई। ये केस था जो मैंने क्यूब का केस आपसे डिस्कस किया जिसका आंसर आया 5/6 ऑफ r। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड वाला केस करते हैं। आइए जरा सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। इस सेकंड क्यूब में डायगोनल्स के क्रॉस ना जाके मैंने मान लिया कि फर्स्ट साइड के ही अक्रॉस यहाँ से करंट गई और यहाँ से बाहर चली गई, और ये बाकी एज इट इज़ सैम्पल आप समझिए। अब समझते हैं ज़रा यहाँ टेक्निकलिटी को। अगर इसी फ्रंट फेस से ही इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, मैंने मान लिया कि कोई करंट आई, उसमें से यहाँ से एक्स करंट पास कर गई। अब 2 रास्ते और हैं, 1 और 2। अब इन दोनों के बारे में सोचिए। ये दोनों ऐसे रास्ते हैं जैसे यहाँ से गया, इसके बाद एंडिंग को देखिए 1 2। इस रास्ते के बारे में देखिए 1 और 2। यानी देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल पॉइंट ही हैं, क्योंकि यहाँ से 2 2 निकल रहे हैं, यहाँ से 2 निकल रहे हैं। अब जो पहला निकल रहा है उसमें 1 2, दूसरा निकल रहा है 1 2 3। देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो जो करंट भी जाएगी वो लगभग इक्वल ही जाएगी। ऐसे हमने इसको सोच लिया, अलग अलग भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने मान लिया कि दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो मान लिया इसमें करंट गया y और इसमें भी चला गया y, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब जैसे ही यहाँ से y और y करंट गया, यहाँ x है, यानी अगर आपसे कोई टोटल करंट पूछे तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल करंट आएगी वो x + 2y यहाँ से आएगी, और जो जाएगी वो भी x + 2y से जाएगी इस पूरे लूप से। यानी इनकमिंग x + 2y की होगी और आउटगोइंग भी x + 2y की होगी। अब मैं अगर इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, मैंने मान लिया कि इस z में से, इस y में से कुछ पार्ट z यहाँ बाहर निकल गया, तो जो पार्ट बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं y - z। सिमिलरली z के लिए 1 2 रास्ते हैं, तो यहाँ भी 1 2 वाले रास्ते में इधर की तरफ मान लेते हैं z आ गया, तो जो बचेगा y - z वो यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। अब सोचिए y - z यहाँ से ऊपर जा रहा है, y - z यहाँ से ऊपर आ रहा है, दोनों मिक्स हुए, तो यहाँ से जो जाएगा वो जाएगा 2y - z। इस पोजीशन से करंट का ट्रांसफ़र जो हुआ, इस पोजीशन से, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ
टू वाई माइनस जेड, यहाँ से करंट पहुँचा। अब जब करंट यहाँ पहुँची टू वाई माइनस जेड, तो इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन के दो दे देगी, क्योंकि ये एंडिंग है तो जो नियरेस्ट वाले पॉइंट्स होंगे वो लो पोटेंशियल के पॉइंट होंगे, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, तो फिर करंट कुछ यहाँ से आएगा और कुछ यहाँ से जाएगा। 1 2 1 2 इक्वली डिस्टेंस है, तो इसका मतलब टू वाई माइनस जेड हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वाई माइनस जेड इधर से आएगा और वाई माइनस जेड इधर से आ जाएगा। अब वाई माइनस जेड और जेड, वाई माइनस जेड प्लस जेड मिक्स हुए तो बचा यहाँ वाई, जो कि यहाँ से आएगा। वाई माइनस जेड और यहाँ से जेड, वाई माइनस जेड प्लस जेड मिक्स हुए तो जेड प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, बचा यहाँ से वाई, यानी वहाँ से वाई करंट आएगा। तो आपने देखा एक्स आया, यहाँ से वाई आया, यहाँ से वाई आ गया, सेम वही सिंटेक्स बना जैसे यहाँ से गया था, एक्स गया, वाई गया और वाई, यानी आउट गोइंग एक्स प्लस टू वाई, इनकमिंग एक्स प्लस टू वाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फाइनली किरचॉफ की हेल्प से, ज़रा वो भी देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास, किसी भी एक लूप को ले लीजिए। सपोज़ मैंने बाहर वाले को ही ले लिया, बाहर वाले में एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है z, तो x y z तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर मैं इसी लूप से सॉल्व कर लूँ कि फ्रॉम लूप, कौन सा लूप ले रहा हूँ मैं, a, इसका नाम है b, c और d और वापस a, इस लूप को मैंने सॉल्व कर लिया a b c d a। तो अगर मैं इस लूप को सॉल्व करूँ तो अगर आप देखेंगे, केवल इस फ्रंट फेस पे थोड़ा फोकस करिए। अगर इस फ्रंट पे फोकस करेंगे, कहीं से चलता हो, जैसे मैंने ए से चलना है बी की तरफ, तो ए से बी यानी मैं पोटेंशियल लूज़ कर रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, तो मैं इसको ले सकता हूँ माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर, हर एक साइड को मैंने आर माना हुआ है, माइनस एक्स आर। फिर यहाँ चल रहा हूँ तो यहाँ मैं एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूँ, क्योंकि करंट तो नीचे आ रही है तो इसको लेना पड़ेगा प्लस वाई टाइम्स ऑफ आर। फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ उसके उल्टा, यानी माइनस जेड टाइम्स ऑफ आर। फिर यहाँ उल्टा तो माइनस वाई टाइम्स ऑफ आर, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। आई होप कि आपको ये वाली लाइन समझ आ गई, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स आर प्लस वाई आर और माइनस वाई आर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इन दोनों के सिंटेक्स को तो आपको दिखेगा। सो आपने देखा, इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने डायरेक्शन सही लिया हुआ है। ये करंट के डायरेक्शन में माइनस एक्स आर, ये उसके अपोजिट माइनस प्लस वाई आर, क्योंकि अपोजिट जा रहा हूँ। फिर यहाँ भी अपोजिट जा रहा हूँ, तो अगर मैं अपोजिट जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी प्लस लेना चाहिए, प्लस जेड आर। फिर यहाँ से आ रहा हूँ, फिर यहाँ भी अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ भी प्लस लेना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली सीन आप समझ गए। माइनस सिर्फ यहाँ आएगा क्योंकि आप सिर्फ करंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं, बाकी यहाँ भी अपोजिट और यहाँ भी सपोज डायरेक्शन के अपोजिट, तो तीनों साइन प्लस के होंगे। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स आर वाई आर प्लस वाई आर, टू वाई आर हो जाएगा और जेड आर हो जाएगा। अगर मैं आर को कॉमन ले लूँ तो बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई टू वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा और इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आर को कॉमन लिया जो कि डिवाइड में आके ज़ीरो हो गया। तो आप इस इक्वेशन को समझ लें, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। यानी अपने को ये मिला कि माइनस एक्स प्लस टू वाई यहाँ से और प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे को फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसमें तीनों वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो तीनों वेरिएबल्स आपको समझ आ गए कि यहाँ। अब ज़रा एक सीन सोचिए, यानी मुझे किसी भी दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन पता लग जाए तो मैं सॉल्व करके एक्स और वाई का रिलेशन आपस में निकाल सकता हूँ और फिर सॉल्व करके इक्वेशन को फाइनली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे सॉल्व करने के लिए या तो 3 इक्वेशन बनाऊँ या फिर वाई जेड में रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन, किसी में दो में रिलेशन लेता हूँ। अब मुझे अगला लूप कौन सा लेना हो ताकि मैं फर्दर और निकाल सकूँ। अगर मैं ये वाला लूप ले लूँ, ये वाला, तो वाई प्लस यहाँ से आऊँगा तो वाई माइनस कैंसिल आउट, वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस, यानी इस लूप को लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं फिर से बताऊँ। सपोज़ मैं यहाँ से चला तो माइनस वाई आर माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई, तो वाई कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी ये लूप नहीं ले सकते, इससे तो ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि वाई और मुझे किसी पर्टिकुलर रिलेशन चाहिए। अगर मैं नीचे वाला लूँ तो यहाँ से वाई जेड वाई और एक्स, तो वाई आ रहा है टू वाई जेड और एक्स, तो सेम रिलेशन आ जाएगा, यानी इस लूप को भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आ जाइए आप अंदर वाले लूप को, ज़रा इंटरनल लूप को ले लेते हैं। इंटरनल लूप में वाई माइनस जेड है, टू वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड है और जेड है, तो वाई और जेड दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अंदर वाला लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम लूप।
देखिए लूप भी कौन सा लेना है ये भी सोचने वाली बात है कि कौन से लूप लेने से हमारे को रिलेशन मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सारी वैल्यूज़ कट के ज़ीरो आ जाए, तो वो भी मैंने आपके सामने विजुलाइज़ किया, तो वो आपको लूप में चेक करना पड़ेगा। खैर आपने इसको लिया, कहाँ से शुरू करते हैं, एच से शुरू करते हैं। फ्रॉम लूप एच ई एफ, यहाँ से जी और एच ये आ जाएगा, इस लूप से लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो ये रिलेशन सबसे पहले करंट, सपोज करंट के डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड, इसको थोड़ा सा मैं इसको बाउंड्री लाइन बना दूँ, माइनस वाई माइनस जेड, ये पूरा रिलेशन माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड इंटू आर। फिर यहाँ आया सपोज डायरेक्शन में ही, तो माइनस टू वाई माइनस जेड इंटू आर। आई थिंक ये भी समझ आ गया आपको, ये वाला माइनस। फिर यहाँ आया तो यहाँ भी करंट किस डायरेक्शन की, सपोज डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, यानी माइनस वाई माइनस जेड इंटू आर। और जब यहाँ आया तो यहाँ से लूप कंप्लीट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी कि प्लस जेड टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड 1 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि -4 वाई माइनस जेड प्लस जेड आर इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एक आर आएगा, आर कॉमन लेके राइट साइड डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आ जाएगा 4y माइनस माइनस प्लस प्लस 4z प्लस z इज इक्वल टू 0। यानी कि आपने देखा 4z प्लस 5z कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4z प्लस 5z माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 5z इज इक्वल टू 0। यानी इसको मैं आगे ले लूँ तो 5z की जो वैल्यू आई वो आई 4y, रिलेशन आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ y। ये हमारे को रिलेशन आ गया z और y में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था जो आपको पता लगा कि 5z इज इक्वल टू 4y आया, यानी z की वैल्यू आ गई 4/5 ऑफ y। यानी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे, और जैसे ही z की वैल्यू जो 4/5 ऑफ y आया, 4/5 ऑफ y, इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ x प्लस 2y प्लस z में, तो जो रिलेशन आ जाएगी वो x और y की आ जाएगी। आई होप कि आपको x और y का रिलेशन समझ आया कि इस वैल्यू को उठाइए और आप यहाँ पुट करिए। तो मेरे हिसाब से आपने इसको नोट कर लेना है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं ढंग से कि ये रिलेशन कैसे आया। फिर मैं अभी रेस करके इसको यहाँ पुट करके फिर x y का रिलेशन निकालता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे को ये आ गया, x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y। सो आइए देखते हैं, यानी अपने को मिला था z और y का रिलेशन जो कि था 4/5 ऑफ y। मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ 4/5 पुट करा z की जगह 4/5 ऑफ y, फिर मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर के 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, -5x, 5 2 10y एंड 4y डिवाइडेड बाई 5, होल का डिवाइडेड बाई 5 जो कि 0 राइट साइड में गया, मल्टीप्लाई हुआ और फाइनल आंसर 0 आ गया। सो 5x 10y प्लस 4y 14y, 5x इज इक्वल टू 14y, x राइट साइड जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 14/5 ऑफ y आ गया। अब आप देखिए सारे रिलेशन एक दूसरे के साथ सेट हो गए, एक्स वाई का भी रिलेशन पता है, एक्स वाई जेड का भी पता है, तो एक किसी भी सबको एक के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन इस पूरे में ये निकाल सकते हैं कि एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है। तो खैर ओवरऑल आपको एक्स और वाई समझ आया। अब आपको ये तो पता लग गया कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि इस पूरे का आर नेट कैसे निकालेंगे। मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा आपने। मैं ये कंक्लूज़न नंबर 1 और कंक्लूज़न नंबर 2 जो हमने निकाला है, मैं इन दोनों कंक्लूजन्स को नोट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और फिर आपको फाइनली बताता हूँ कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। सो फाइनली अपने को मिला x इज इक्वल टू 14/5 ऑफ y, और y या यहीं से अब y को निकाल सकते हैं, ये 5 इधर आएगा 14 इधर, तो 5/4 ऑफ x। अब आप समझिए कि मुझे निकालना है आर नेट। देखिए मैंने यहाँ ये तो कह दिया था आपसे कि इस लूप में x y y यानी टोटल करंट आ रही है x प्लस 2y। अब मैंने मान लिया कि इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस आर नेट है। अगर इस आर नेट में सोच के देखिए, अगर इस पूरे आर नेट में मैं इस करंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। x प्लस 2y को अगर मैं आर नेट से डिवाइड कर दूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस v ऑफ सर्किट हो जाएगा, v ऑफ सर्किट, यानी कि x प्लस 2y करंट इसको i इंटू आर नेट इज इक्वल टू v ऑफ होल सर्किट।
यानी कि होल सर्किट कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यानी इसे हम कह सकते हैं वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि सर्किट कहाँ से कहाँ तक है, ए स्टार्टिंग है, बी एंड है, तो ए से बी के बीच में जो सर्किट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। और अगर मैं एक और तरीके से देखूँ सेकेंड वे से, तो इस ए और बी के बीच में एक सिंगल वायर है, तो x को अगर मैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सॉरी इस वायर की रेजिस्टेंस r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो इसका एक पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा इस वायर के क्रॉस। यानी एक VAB को लिखने का एक और तरीका है कि VAB विल बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ स्मॉल r। क्यों? क्योंकि इसमें करंट कितनी जा रही है x और इसमें है कितना r, तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं एक वायर के थ्रू उस वायर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो आप समझिए इसका मतलब दोनों कहानी सेम ही है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंसी की वजह से अपन सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस 2y टाइम्स ऑफ आर नेट इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब आप समझ गए यहाँ बहुत अच्छे से। x की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, आप सब जानते हैं कि यहाँ मैंने कहा टोटल करंट x प्लस 2y और यहाँ किया आर नेट। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूँ या y की वैल्यू रख दूँ, किसी एक की वैल्यू रख दीजिए, x प्लस यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू x के फॉर्म में है 5/14 यानी 2 इंटू 5/14 टाइम्स ऑफ y, ये आ गया और ये हो जाएगा आर नेट इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ r। अब देखिए यहाँ 5/4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा क्योंकि 5/14 टाइम्स ऑफ x है। अब x और x को कॉमन ले लिया और इससे काट दिया, क्योंकि कॉमन लेके बाहर आएगा इधर जाके डिवाइड में होगा और x और x कट जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ आ गया 1 प्लस 2 5 जा 10 10/14 इज इन टाइम्स ऑफ आर नेट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। आपके सामने ये आया, मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, यानी कि ये x कॉमन लिया, यहाँ से भी बाहर आया और इस x के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ क्या बचा 1 2 5 जा 10/14 टाइम्स ऑफ आर नेट इज इक्वल्स टू दिस। इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो 14 1 जा 14 प्लस 10 24 डिवाइडेड बाई 14 24 डिवाइड बाई 14 ये आ गया और टाइम्स ऑफ आर नेट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे देखिए इसको आप डिडक्ट करके क्या लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 7 जो कि आगे आएगा, तो आर नेट के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जिसको फाइनली मैं यहाँ लिखता हूँ। यानी कि अपने को आर नेट की जो वैल्यू मिली, आर नेट वो मिली, ये 14 काट दिया, 12 डिवाइडेड बाई 7 आया, 7 को उधर ले गया तो 7/12 ऑफ स्मॉल r। ये आ गई हमारा फाइनल आंसर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी कि अगर दो स्ट्रेट लाइन मतलब ये क्यूब के किसी भी एक लाइन सेगमेंट के क्रॉस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी एक लाइन सेगमेंट के क्रॉस कितना नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हमने निकाला 7/12 ऑफ r। सो आपने पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया, एक्स वाई में रिलेशन निकाला, वाई जेड में रिलेशन निकाला, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरे को आर नेट माना, उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर इस टर्मिनल के क्रॉस निकाला और फाइनली इसको सॉल्व कर लिया। तो आप इस अप्रोच को देख सकते हैं कि कैसे किया हुआ है। सो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स और जिसमें ओवरऑल 3 अप्रोच मैंने लगाया, पहले वाले में 2 अप्रोच और एक ये वाला क्वेश्चन, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इसी फॉर्मेट से आइडिया लग जाएगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और उसको फाइनली कैसे सॉल्व करना है। ओके।